अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। हुकूमत को आज एक बड़ी सियासी फतह हासिल हुई है और अपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो कवानीन जिन्हें अपोजिशन मंजूर करने नहीं दे रही थी, मुसलसल सेनेट से उन्हें मुस्तरद कर रही थी, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उन बिलों की मंजूरी हो गई है। इस बात के बावजूद कि अपोजिशन की दोनों ऐवानों में अराकीन की तादाद 226 है, जबकि हुकूमत की दोनों ऐवानों में अराकीन की तादाद 216 है। इस नंबर गेम के बावजूद हुकूमत ने कई अहम बिलों पर तरामीम करके आज उन्हें मुश्तरका इजलास में पास करा लिया। मगर जो सबसे दो अहम बिल थे वो फैटफ से मुताल्लिक थे। अपोजिशन को इन बिलों से मुताल्लिक हुकूमती तरामीम पर एतराज़ था, जिसमें एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और दूसरा इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल था। मगर आज अपोजिशन के एतराज़ात को मुस्तरद करके हुकूमत ने कई अहम बिलों को असेंबली से पास करवाया और वज़ीर आज़म ने इस बात पर हुकूमती अराकीन और इत्तेहादियों को मुबारकबाद दी कि वो मुल्क के साथ खड़े हुए। साथ ही अपोजिशन को तनकीद का निशाना भी बनाया कि उनके लीडरान और पाकिस्तान का मफाद एक नहीं है। अपने एलाइज को, अपनी पार्टी को, सब मेंबर्स को मैं आज इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आज दिन था और इन्होंने ये साबित किया कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। मैंने आज अपोजिशन का जब रवैया देखा, जो मेरे दिल में खदशा था, जो मेरे इनके ऊपर मेरे व्यूज़ हैं, सब अपोजिशन पे नहीं, इनके जो लीडर्स हैं वो कंफर्म हो गए। आज वो कंफर्म तब भी हो गए जिस तरह इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन को अप्रोच किया, क्योंकि फैटफ का ब्लैक लिस्ट में जाना मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस, उसका मतलब कि हमारी इकॉनमी क्रैश करना, उसका मतलब रुपया किधर रुकेगा, 250 पे 300 पे डॉलर जाएगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे पास तो इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है कि हम रुपए को सपोर्ट कर सकें। तो इन हालात के अंदर हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे साथ मिलके ऑपोजिशन फैटफ की लेजिस्लेशन इसलिए पास करेगी कि ये पाकिस्तान के लिए है, हमें कोई ज़ाती फ़ायदा तो नहीं है। मेरी एक कन्विक्शन है, इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। फिक्र नहीं इनको, अपने ज़ाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जबकि अपोजिशन का एतराज़ है कि जो तरामीम हुकूमत चाहती थी उसका फैटफ से ताल्लुक ही नहीं है। हम बिलों को बेहतर बनाना चाहते थे, हमने पहले भी फैटफ के लिए बिलों को वोट दिया, 7 बिल हमारी वजह से बेहतर हुए। इन बिलों में भी जो हुकूमत है वो अपोजिशन को टारगेट करना चाहती है, बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट करना चाहती है, नैब को ताकतवर करना चाहती है, गिरफ्तारी का अख्तियार चाहती है कि शहरियों को कोई गिरफ्तार कर ले, उन्हें वजह भी ना बताई जाए, मजिस्ट्रेट से इख्तियार ना लिया जाए। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आई और ये एक दिलचस्प कहानी थी कि जो मेंबरान हैं वो तो अपोजिशन के ज़्यादा थे, फिर हुकूमत कैसे कामयाब हो गई। सबसे पहले इस्लामाबाद वक्फ इमलाक का बिल पास किया गया, जिसमें असेंबली के अंदर एक तनाज़ा खड़ा हुआ। अपोजिशन ने ज़बानी तौर पर तहरीक मंजूर होने पर गिनती का मुतालबा कर दिया। गिनती के दौरान भी बदमज़गी देखने में आई। हुकूमत कॉन्फिडेंट थी कि उनके नंबर ज़्यादा हैं, अपोजिशन कॉन्फिडेंट थी कि उनके नंबर ज़्यादा हैं, और मगर आखिर में 190 वोट्स के मुकाबले में 200 वोट्स के साथ हुकूमत तहरीक पेश करने में कामयाब हुई और फिर बिल भी मंजूर करा लिया। और इस बिल की मंजूरी के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया गया और अपोजिशन एतराज़ करती रह गई कि उन्हें बात करने नहीं दी जा रही। स्पीकर असेंबली पर तनकीद हुई, अपोजिशन ने वॉकआउट किया, मगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल भी पास हो गया। 200 मेंबर रोज इन फेवर ऑफ द मोशन, 190 रोज अगेंस्ट द मोशन, सो द मोशन इज अडॉप्टेड। जी move the amendment. Move the amendment. All those in favor of it may say aye. All those that say no. I think ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. आप जिस तरह हाउस चला रहे हैं, इस हाउस की इज्जत में मजीद इजाफा ही हो रहा है। यहाँ लीडर तो अपोजिशन खड़े होते हैं, लीडर पार्लियामेंट्री पार्टी खड़े होते हैं, आप उनको वक्त नहीं। रूल्स के मुताबिक मैंने चलना है शाहिद साहब, रूल्स के मुताबिक मैंने चलना है। आप रूल 126 पढ़ लें, जनरल डिस्कशन पहले जरूरी है। अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं आप? रूल 126 को रूलिंग दे दे। Now I put the amendment as moved. जी Now I put class 4 amendment to the house. The question is that class 4 as amended state part of the bill. All those in favor say aye. All those say no.
I think ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed. पहली दफा नहीं है कि ज्यादा तादाद होने के बावजूद ऑपोजिशन को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सेनेट में जब चेयरमैन सेनेट को हटाने गई थी ऑपोजिशन तो 65 इनके पास थे, 39 हुकूमत के पास थे सेनेटर्स, मगर फिर भी नाकामी हुई, आज भी नाकामी हुई। नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब ज़ाहिर दो पहलू में इसके, एक पहलू है जिस पर वजीर आजम बात कर रहे हैं कि फैटफ का मामला था ये, उस पर मैं बाद में आऊँगा, मगर जो सियासी पहलू है 227 आपके थे, 217 हुकूमत के पास थे, उनके 17 कम आए, 200 आपके 37 कम आए। एक बड़ी सियासी शिकस्त है। आप नंबर्स आपके पास थे मगर आप असेंबली में नहीं दिखा पाए, और ये पहली दफा नहीं हुआ, ओपोजिशन के साथ बार बार ये होता है। देखिए बहुत से लोगों की मजबूरियां होती हैं, और आप ये भी देखें कि ये जो जॉइंट सीटिंग थी इसका ऐलान कल रात को 10 बजे किया गया। तो ये जानबूझकर एक टैक्टिक था कि उनको मालूम था कि बहुत से लोग कुछ मुल्क से बाहर हैं, कुछ इलाज करवा रहे हैं। एक हमारी खातून जो है उनको आज हार्ट अटैक हुआ था, वो भी अस्पताल से पहुंच गई, लेकिन बहुत से लोग जो दूसरे शहरों में नहीं पहुंच सके। बहरहाल बात इसकी नहीं है, बात यह है कि आज जो शक और शुबा पैदा हो गया है सारे प्रोसेस के बारे में, और आप यकीन करें कि हमारी काउंट जो थी वो 190 और 187 की थी। ये हमारी अनऑफिशियल समझे, जो भी समझे, जो हमने काउंट किया हाउस के अंदर, तो 3 वोट अपोजिशन के ज्यादा थे। और जो तमाम रवैया उसके बाद स्पीकर का रहा, वो भी इस बात को सपोर्ट करता है कि हुकूमत आज बिल्कुल बौखलाई हुई थी और उन्होंने कोई रूल्स की परवाह नहीं की, पार्लियामानी रवैयात की परवाह नहीं की, और एक दोस्त धांधली से आज पूरे हाउस को चलाया। मतलब हुकूमत कैसे घबराई हुई थी? वजीर आजम ने जो तकरीर की है वो एक विक्ट्री स्पीच के तौर पर नजर आई है। अब शहबाज शरीफ साहब बाद में कह रहे हैं कि जी हम स्पीकर के हवाले से, स्पीकर ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, हमें कोई फैसला करना पड़ेगा। आपने चेयरमैन सेनेट के लिए फैसला किया था, 65 थे आपके सेनेटर, 47 थे दूसरी तरफ, और आप लोगों को फिर भी शिकस्त हो गई। ये आपकी शिकस्त है। वजीर आजम तो विक्ट्री स्पीच कर रहे थे। देखिए की जंग होती है उसमें आदमी अददी बर्तनी के साथ भी हार जाता है। आज हुकूमत में ये कैफियत है, उनको अपने हकीकत का पता है, और आज जो शिकस्त हुई है वो जमहूरियत की शिकस्त है, वो पार्लियामान की शिकस्त है। आज जमहूरी रवायात तबाह की गई, आज पार्लियामान की रवायात को पामाल किया गया, आज कोई जमहूरी कदरें सामने नहीं रखी गई। तो बिल तो ये इस सिटिंग की जरूरत ही नहीं थी। 11 बिल इससे पहले पास हो चुके थे। ये 3 बिल भी 2 में कोई मसला ही नहीं था, ये हुकूमत ने खुद रिजेक्ट करवाए सेनेट से। एक बिल पर 2 मामूली अमेंडमेंट्स थी, और वो ऐसी अमेंडमेंट्स थी जो पाकिस्तान के अवाम के हक की, वो पार्लियामान की बात नहीं थी, किसी के मुफाद की बात नहीं थी। तो हुकूमत तो इन मामूली मामलात पर जो अब अवाम को भुगतना पड़ेगा, जो आज अमेंडमेंट अमला में की गई है, इसके बाद पाकिस्तान के कोई कारोबारी शख्स नैब की पहुंच से बाहर नहीं है। ये हकीकत मैं आज आपको बता रहा हूं। आप इसको डिबेट करा लें, लेकिन आप देखेंगे कि अब नैब जो है ये हर कारोबारी शख्स के गिरफ्तार तक पहुंचेगा, और करप्शन का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला है। वैसे ये बात आप कर रहे थे इन बिल की मुखालफत में, मगर वजीर आजम ने जो आज तकरीर की है उन्होंने अपने इत्तेहादियों को मुबारकबाद दी कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। अपोजिशन लीडर्स पर तनकीद की कि मुझे कंफर्म हो गए मेरा ख्यालात कि पाकिस्तान और इनके मफादात अलग अलग हैं। FATF में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता, रुपया गिरता, मैशत तबाह होती, महंगाई होती, गुर्बत बढ़ जाती, क्योंकि इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सवाल हो रहा था, इसलिए कर रहे थे। देखिए मैं एक शख्स वज़ीर आज़म हो और ऐसी घटिया बात करेगी, इनको जेब नहीं देती। मैंने बताया ना, हकीकत बड़ी मुख्तलिफ है। आज भी जो इस जो आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अमेंडमेंट को देख लें, इस पर 20 से ज्यादा हमारी अमेंडमेंट्स मंजूर हुई हैं। सिर्फ 2 मामूली अमेंडमेंट्स रहती थी जो पाकिस्तान के अवाम के हक की बात थी, उसका कोई फैक्टर से ताल्लुक नहीं है। हमने कहा कि अगर आप नैब को, जहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है आमला के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो पहले से मौजूद है, इसको निकाल दें। अगर रखना चाहते हैं तो एक शिक लगा दें कि जो नैब यहाँ इन्वेस्टिगेशन करेगी उसको जाकर नैब ऑर्डिनेंस के तहत इस्तेमाल नहीं करेगी। यानी यहाँ से किसी कारोबारी शख्स को जो MNAs MPAs है उन पर ऑलरेडी नैब का इतलाक होता है, लेकिन यहाँ पर कारोबारी शख्स को इन्वेस्टिगेट करके वहां जाकर किसी होल्डर पब्लिक ऑफिस से जोड़कर उस पर वहां पर केस बना देंगे, और फिर
जो तबाही होती है सब लोगों की वो होगी। दूसरी बात बड़ी ही वाज़ेह थी कि आप इस वक्त जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत आप गिरफ्तारी कोर्ट की इजाजत से करते हैं। अब हुकूमत का ख्याल था कि कोर्ट की इजाजत से बगैर किया जाए, यानी कॉग्निजेबल बना दिया जाए। हमने कहा चले आपको जरूरत है आप ये भी कर लें, लेकिन एक बात हमने लिखी, हमने कहा कि 24 घंटे में जिस शख्स को गिरफ्तार करेंगे उसको इन राइटिंग देंगे तो वे गिरफ्तार क्यों किया गया। इन दो मामूली बातों पर जो इस कानून को एक काला कानून बनने से बचाती थी, आज ये जॉइंट सिटिंग कराई गई। तो इमरान खान साहब को इस काले कानून की फतह मुबारक हो, उनके हादियों को भी हो, क्योंकि कल भुगतेंगे ये सारे, और भुगतेंगे इस मुल्क की अवाम जिन पर काले कानून का इतलाक होता है। ये काले कानून माजी में भी बने हैं, हमने बारहा हुकूमत को समझाया, और आप यकीन करेंगे 7 कानून में जो अमेंडमेंट हमने की हैं, आप उन कानून की पहली शक्ल देख लें और हमारे अमेंडमेंट के बाद उनकी शक्ल देख लें। और आज किस मुंह से वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि अपोजिशन ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान का साथ तो अपोजिशन ने दिया। ये तो वो वज़ीर-ए-आज़म है जो ये बिल लेकर आया था कि पाकिस्तान की कैबिनेट के इख्तियारात जो हैं वो दुनिया में किसी शख्स को दे दिए जाए। ये हमने उससे लिखवाया कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ये इसमें एक अमेंडमेंट करें और इसमें लिखें कि अगर आपने इख्तियारात देने हैं तो किसी पाकिस्तानी इदारे को या किसी पाकिस्तानी शख्सियत को देंगे। ये बातें वो भूल जाते हैं। फिर ये एक एक्ट लेकर आए इकोनॉमिक टेररिज्म का, जिसके बाद आप यकीन करें पाकिस्तान में कोई आदमी महफूज न रहता। 180 दिन के लिए आप पाकिस्तान के किसी शहरी को पकड़कर इस मुल्क से गायब कर देते और कोई पूछने वाला नहीं था। ये कवानीन नैब की आड़ में लाए गए। हमने जब उसको रोका उस बिल को, तो फिर कहने लगी जी ये फैटफ का हिस्सा नहीं है। हमने हर मौके पर कहा आप बताएं फैटफ की रिक्वायरमेंट क्या है, हम आपसे आगे बढ़कर उसको अप्रूव करवाएंगे, और करवाया। लेकिन आज अगर वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का उठकर असेंबली में गलत बयानी करे, झूठ बोले, उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूं। हकीकत बड़ी मुख्तलिफ है। आज 14 बिल पास हुए हैं, उसमें 13 पर कोई मसला नहीं था, उनकी अमेंडमेंट्स हुई। आप मनी म्यूचुअल लीगल का जो बिल था उसको आप कभी जरूर पढ़ें, जो हुकूमत लेकर आई थी और जो हमारी अमेंडमेंट के साथ पास हुआ, उसमें पाकिस्तान के मुफाद का सौदा था। कोई आपका शहरी फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं उनके इख्तियारात से महफूज नहीं था उस बिल के अंदर, हमने उसको महफूज करवाया। कल वो पाकिस्तान के किसी शहरी को दूसरे मुल्क मांग लेता और कहता जनाब ये आदमी जो है ये हमारे कानून के मुताबिक इसने जुर्म किया, आप उसको हमारे हवाले कर दें। ये बिल लेकर आए थे। मगर भाई साहब सियासत में ऑप्टिक्स की और इस बात की कि बयानियां बनाने में कौन कामयाब होता है बड़ी अहमियत होती है। ऑप्टिक्स ये है कि हुकूमत ये कह रही है अददी अक्सरियत इनके पास ज़्यादा थी, कामयाब हम हुए हैं। बयानिया वज़ीर-ए-आज़म ये बना रहे हैं कि ये करप्ट हैं और इनको पाकिस्तान के मुफाद से ज़्यादा अपना मुफाद अजीज़ है। तो कौन बयानिया बनाने में कामयाब हो रहा है? ऑप्टिक्स किसके साथ जा रहे हैं आज के बाद? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये आखिरी एक हरबा होता है, ये जो जिसको हम पेट्रियटिज्म एक है कि पेट्रियटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल। तो आज जब सब कुछ तबाह कर दिया इस मुल्क में, मईशत तबाह कर दी, लोगों को बेरोजगार कर दिया, महंगाई कर दी, तो आकर यहाँ पर हुब्बुल वतनी का नारा लगाते हैं। तो इमरान खान से कम मेरा दावा यह है, अगर उससे ज्यादा नहीं उसके बराबर हुब्बुल वतन मैं भी जरूर, शहबाज शरीफ भी है, हम सब हैं। हुब्बुल वतनी का नारा लगाने वाले असल में अपनी मुल्क दुश्मनी छुपा रहे होते हैं। और भाई साहब आवाम को क्या मैसेज गया है कि इस ऑपोजिशन के बस की कोई बात नहीं है, इनके पास जब अददी अक्सरियत होती है, ये जब कुछ नहीं कर पाते तो मार्च में तो सेनेट में हुकूमत की पोजीशन, हुकूमत और इत्तेहादियों की और बेहतर हो जाएगी। तो फिर आप एपीसी कर लें, सड़कों पर एक दफा आए कुछ नहीं कर पाए, पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत के बावजूद कुछ नहीं कर पाए, आपके बस की कोई बात नहीं है। आवाम को क्या मैसेज गया? हुकूमत की क्या मजबूती है जब मुल्क की मईशत तबाह होगी, जब लोग महंगाई के शिकार हैं, हर आदमी हुकूमत को आज गाली निकालता है, उस हुकूमत की क्या मजबूती है? मैं ये कहूँगा कि अददी बरतरी से आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, फायदा नहीं कर सकते, क्योंकि फायदा देने के लिए अददी बरतरी की जरूरत नहीं होती।
सब मगर अददी बढ़तरी नहीं है तो मॉरल पोजीशन आप लोगों की कहाँ स्ट्रांग है कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के जो लीडर हैं वो अदालतों के बुलाने के बावजूद मफरूर करार दिए जा रहे हैं, तो मॉरल पोजीशन आपकी कहाँ स्ट्रांग है बतौर ऑपोजिशन? नवाज शरीफ साहब को हमने हाईजैकर भी करार दिया, हमने हुकूमत से निकाला, हमने सियासत से निकाला, हमने जेलों में डाला। आज आप इलेक्शन कराकर देख लें, आज इस मुल्क के लोग महसूस करते हैं, हर शख्स महसूस करता है कि 2018 में उसकी जिंदगी आज से बहुत बेहतर थी, उसकी मईशत आज से बेहतर थी। तो लोग आज भी आप इलेक्शन कराएं, आपको रिजल्ट आ जाएगा। और हम वही कहते हैं कि जब तक आप वोट को इज्जत नहीं देंगे, और आज पार्लियामान के अंदर भी वोट के इज्जत की पाबंदी की गई। और साहब आप माजी की मिसालें दे रहे हैं, जब मार्शल लॉ था उसके बाद भी जो नवाज शरीफ साहब को अपने ही दौर में सजा हुई उस पर भी आपका एतराज़ है, मगर इन अदालतों से ही रिलीफ लेके गए थे नवाज शरीफ। ये कितना मजबूत आर्ग्यूमेंट है आपका जब आप अदालतों के हवाले से बात करते हैं और माजी की सजाओं का हवाला देते हैं? जी, जिस मकसद के लिए दिया था, जब मकसद पूरा हो जाएगा वापस आ जाएंगे। हम ये भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ वही आदमी है जब एक अदालत ने, जो नैब की अदालत थी जिसकी हकीकत अरशद मलिक के केस के सामने आ गई, उसने कन्विक्ट किया, उसके बावजूद वो मुल्क से बाहर थे, खुद और अपनी बेटी को लेकर आए और जेल चले गए। तो आप उस शख्स पर इल्जाम लगाते हैं कि वो इलाज का बहाना कर रहा है। रिपोर्टें आपके पास हैं। नवाज शरीफ साहब को हमने भी मशवरा दिया और हमारा ये पूरी जमात की ये राय थी कि अपना इलाज कराकर वापस आए और अदालतों को फेस करेंगे। उनकी ना सजा में कमी हुई, उनकी अपील का प्रोसेस भी जारी है, कोई ऐसी रुकावट नहीं है। ये अदालत का बहरहाल फैसला सारा आंखों पर है, लेकिन मैंने कल भी कहा कि ये आज इम्तिहान जो है वो अदालतों का है, नवाज शरीफ का नहीं है। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत का क्या वर्जन है, आज उसकी फतह जरूर हुई है मगर अपोजिशन सवाल उठा रही है। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। आज हुकूमत की कामयाबी हुई है, ऑपोजिशन एतराज उठा रही है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि 190 हमारे थे, 187 हुकूमत के थे, गलत गिनती की गई, हमें बोलने नहीं दिया गया, ये जमहूरी रिवायात की खिलाफ वर्जी हुई है। देखिए, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बात है। ये तो एक जो काउंटिंग का प्रोसेस होता है वो ओपन होता है और उसमें 10 वोट हुकूमत के ज्यादा थे, काउंटिंग हुई थी, उनके कहने पे काउंटिंग हुई। ज्यादातर उनकी जो बातें थी वो मेरा ख्याल है कि क्लूलेस भी थी और उसमें कोई वजन भी नहीं था। मिसाल के तौर के ऊपर जब रजा रबानी साहब ने जजमेंट कोट कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और बिल्कुल गलत कोट कर दी कि बाबर अवान साहब पेश नहीं कर सकते, उसके ऊपर फिर आर्टिकल 57 जब पढ़ा तो वाजे हुआ कि रजा रबानी साहब गलत कह रहे हैं और फिर वो जो जजमेंट है उसमें से भी कोई कोर्ट नहीं दे सके। ज्यादातर अपोजिशन का रवैया ये था कि वक्त ज़ाया हो, लंबा हो और जिद वाली बात थी। कोई खास अपोजिशन का कोई तैयारी नहीं थी, कोई उनका अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, बस वक्त ज़ाया करने वाली बात। ऐसा था उनका मुतबादिल पॉइंट ऑफ व्यू और वो ये था कि जो फैटफ है उसमें तो हमने हुकूमत के साथ भरपूर ताउन किया है, 7 बिल हमने बेहतर किए, हुकूमत के बिल इतने अच्छे नहीं थे फैटफ के हवाले से। ये ताल्लुक फैटफ से नहीं था। हुकूमत चाहती है मनी लॉन्ड्रिंग की आड़ में नैब को ताकतवर करे और जिस तरीके से फिर कोई बिजनेसमैन महफूज नहीं रहेगा, नैब उन्हें उसी तरीके से गिरफ्तार कर लेगा, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया जाएगा, 24 घंटे के अंदर बताया जाए अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाए, ये सारी चीजें की जाए, ये हमारा एतराज था। देखिए, पहली बात तो यह है कि सारा जो अपोजिशन का एम्फेसिस है वो 2 बातों के ऊपर है। वो ये है कि जो नैब, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसको आप काबिले दस्त अंदाज पुलिस जुर्म करार ना दें और नैब की जुरिडिक्शन जो है उसको आउट किया जाए। इन 2 चीजों के अलावा बाकी चीजों पर बाकी अपोजिशन को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो ये 2 चीजें हैं ये बुनियादी बातें हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। अब इसमें मसला जो उनको लगता है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, आसिफ जरदारी के ऊपर सारे जो मुकदमात हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। अब उनको लगता है कि नैब जो है वो उनके केसेस की तहकीकात जो है वो ना करे और वो पुलिस को भी इस मामले में अलहदा रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सारा झगड़ा जो है वो हुआ है। तो बुनियादी तौर के ऊपर अपोजिशन का सारा बयानिया या नैरेटिव या एहतजाज इस बात के ऊपर है
कि मनी लॉन्ड्रिंग को काबिल दस्तंदाजी पुलिस करार न दिया। मगर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ पर तो नैब का कानून वैसे ही अप्लाई होता है, एमएनएज, एमपीएस और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर, उनके केस पर तो फर्क पड़ना नहीं था। वो तो ये कह रहे हैं कि किसी भी बिजनेसमैन के खिलाफ ये कानून अगर इस्तेमाल भी हो तो फिर नैब का जो ऑर्डिनेंस है वो ना अप्लाई हो, कि वो किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर से लिंक करें और फिर बिजनेस को की हैरेसमेंट हो रही हो, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की वजह उनको बताई जाए, मजिस्ट्रेट से पूछकर उनको गिरफ्तार किया जाए। आपकी तो खुद की हुकूमत की पोजीशन रही थी कि बिजनेस कम्युनिटी को नहीं तंग करना चाहिए नैब को, और आप ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। नहीं, लेकिन जो इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो नहीं है ना। अगर आप नैब की जुरिस्डिक्शन उसमें से निकाल देते हैं तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं अप्लाई होता। तो उनको शक है। वैसे अभी भी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये बुनियादी तौर के ऊपर तो सिक्योरिटी के हवाले से है। असल में हुआ ये है कि बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि ये 1991 में एक कानून लेके आए नवाज शरीफ की हुकूमत, जिसके बाद इन्होंने ये कहा कि बाहर से आने वाली कोई भी जो तफसीलात ज़र है उनके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद ये जरदारी साहब ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी जो बुनियादी काम किया वो यही किया कि यहाँ से पैसे कमाए, उनको बाहर भेजा और बाहर से वापस मंगवा लिए। अब ये जो सारे केसेस हैं या जो इनके ऊपर सारे मुकदमात हैं वो पैसे बाहर भी बहुत सारे रखे। मसलन जिस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मेफेयर की महंगी तरीन जगह के ऊपर अपार्टमेंट्स आपने कैसे खरीदे, इसी तरीके से जो जरदारी साहब की जायदादें हैं वो कैसे बनी। तो ये जो सारे एक्चुअली पैसा था वो बाहर भी रखा गया और उसको वापस भी मंगवाया गया और उसको महफूज बनाने के लिए सारे दायरे हैं, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मगर टीटीज के जरिए पैसे वापस लाने का इल्जाम तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुकूमत में मौजूद हैं, वुज़रा पर भी है, उनकी तहकीकात आगे नहीं बढ़ रही, अरबों रुपए का उन पर इल्जाम है। वज़ीर आज़म ने आज भारत की भी एक हवाले से मिसाल दी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो जरा देखिए। यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख रहा था कि किस तरह हिंदुस्तान में बता रहे हैं कि उनके बड़े बड़े अमीर लोग जिन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं वो सब लंदन में बैठे हुए हैं और उनके पास अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ और उनकी बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है वो पैसा वापस लाना। वैसे साहब, भारत में भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके अगर पैसा बाहर लेके गए तो वज़ीर आज़म जो बार बार कहते हैं कि जी इन्होंने बाहर जो पैसे जायदाद रखी है इसलिए ये नहीं चाहते और फैटिफ से उसको जोड़ते हैं, तो भारत में भी तो इतना अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का खुद बता रहे हैं वज़ीर आज़म ने यूट्यूब पे देखा है, वो क्यों नहीं गए फैटिफ की ग्रे लिस्ट में, उन्हें क्यों नहीं खतरा ब्लैक लिस्ट में जाने का? पाकिस्तान का मसला तो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए टेरर फाइनेंसिंग का है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए करप्शन का है, जिसकी पहले भी केसेस बने हुए और तहकीकात हो रही। नहीं, हमारे साथ तो डबल एज हुआ ना। हमने जब ये कवानीन बनाए तो उसके साथ जो टेरर फाइनेंसिंग है उन लोगों ने भी उससे फायदा उठाया। जब आप कवानीन को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि पाकिस्तान में जो बादशाह है अगर वही फैसला कर ले कि उसने कवानीन ऐसे बनाने हैं जिससे वो पैसे बना सके बाहर, तो फिर जाहिर है उससे बाकी लोगों ने भी फायदा उठाया। तो पाकिस्तान में जो टेरर फाइनेंसिंग है उसका भी इन्हीं जो लूप होल्स हैं उनसे फायदा उठाया गया। वज़ीर आज़म तो स्पेसिफिकली खास तौर से जोड़ते हैं ना कि जी ओपोजिशन की इसका मसला है इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून नहीं चाहते और फैटिफ में पाकिस्तान को कराए। तो फैटिफ का मसला इस मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं है, अगर ये है भी तो फैटिफ का मसला तो है, दुनिया का मुकदमा ये है कि जी पाकिस्तान में अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल हुई। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो मेन फोकस है वो टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर है और इसका भी ये ज्यादा वैसे पोजीशन घबराई हुई है, हालांकि इसका मकसद जो है वो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग से ज्यादा जो है वो टेरर फाइनेंसिंग रोकना है और वही उसके ऊपर जो है वो ये कानून लागू होगा। वज़ीर आज एक और अहम बात हुई, तेरे वज़ीर आज़म की अपनी पोजीशन थी कि बड़ी सख्त से सख्त सज़ा दें, चौक पे लटका दें, कुछ वफाकी वज़रा भी ये कह रहे थे, बट आपने और शेरी मज़ारी साहिबा ने एक बड़ी क्लियर पोजीशन ली कि भाई पहले कन्विक्शन रेट तो बेहतर कर दें, 3% लोगों को तो सज़ाएं होती हैं और हम बात कर रहे हैं कि चौक पे लटका दें और ये सारी चीज़ें, अदालती निज़ाम को बेहतर कर दें, ख़वातीन के लिए पुलिस निज़ाम को बेहतर कर दें। आज वज़ीर आज़म ने ज़रा आगे बढ़ के बात की है सज़ाओं से, वो भी ज़रा आवाम को दिखा तो फिर आपसे सवाल करते। ये बिल तैयार हो रहा है, ये आपके सामने चंद दिनों में हम पेश करेंगे। सिर्फ यही नहीं कि इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये भी असेस किया कि ये भी जो हाल अगर हम पकड़ भी लें और इंशाल्लाह एक तो पकड़ के दूसरे को पकड़ भी लेंगे, उसके बाद भी उसको कन्विक्ट करना आसान नहीं है। जिस तरह की वो एविडेंस देनी हो विटनेस बॉक्स में खड़े होके, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस की, कि क्या उनको सामना ना करना पड़े अदालत में, तो उसकी भी इंशाल्लाह पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक लेजिस्लेशन लेके आएंगे।
और सब ये अहम बात है कि कम से कम डिबेट आगे बढ़ी है कि ये जो इस किस्म के मुकदमात होते हैं, गैंग रेप के मुकदमात होते हैं, रेप के मुकदमात होते हैं, अब ये एक्सपेक्ट किया जाए कि डिबेट कम से कम आगे बढ़ेगी। वो जो चौक पर लटका दो सख्त से सख्त सज़ा से कि भाई ये यकीनी बनाया जाए सज़ा को, या यहाँ पर डिबेट जाएगी? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा इसके ऊपर एक वाज़ेह स्टैंड दिया है। आई एम वेरी हैप्पी। मैंने जो 3-4 तजावीज़ पेश की थी वो भी मैंने पीएम साहब के सामने रखी हैं और उन्होंने कहा कि ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। मिस्टर, मैंने कहा कि जो गैंग ये जो रेप केसेस हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो खवातीन अफसरान को करनी चाहिए और मर्द उनको मावनत जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम रेप की जो DNA किट्स हैं ये हम पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं ताकि वो सस्ती हों। तीसरा ये है कि आपकी जो कन्विक्शन रेट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए जो एविडेंस कलेक्शन की इससे ज़ाहिर है सलाहियत जो है वो बढ़ेगी। फिर चौथा इंपॉर्टेंट बात जो पीएम साहब ने और भी बात की है, उन्होंने कहा रिपोर्टिंग नहीं है। देखें, जब तक आप इसको एक तशद्दुद के तौर पे नहीं देंगे और जो इसका जुल्म का शिकार हुई है खातून, वो अगर उसको विक्टिम शेमिंग होगी तो वो फिर ज़ाहिर रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग नहीं हो रही और कन्विक्शन नहीं हो रही, और ये 2 बुनियाद हैं हमारे किसी भी, और जब हम लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लेके आएंगे उसका जो बुनियाद है वो ये 2 चीज़। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यह अहम बात है। फवाद चौधरी, डॉक्टर शीरी मज़ारी ने पोजीशन ली, अब कम से कम डिबेट आगे बढ़ी है। इस हवाले से एक स्टडी भी यही कह रही है कि बेशतर रेप केसेस में तो गिरफ्तारी और सज़ाएं ही नहीं होती। अगर सरकारी इदारे वॉर अगेंस्ट रेप के एदाद शुमार भी यही बता रहे हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में रेप केसेस में सज़ा की शरह सिर्फ 3% है, यानी 97% केसेस में मुजरिमान को सज़ाएं नहीं मिलती। एक तो पहले रिपोर्ट नहीं होते, ख़वातीन घबराती हैं रिपोर्ट करने से, जो रिपोर्ट हो जाते हैं उसमें भी 97% को सज़ाएं नहीं मिलती। तो जब शरह कन्विक्शन की 3% हो तो ऐसे जराइम की रोकथाम कैसे मुमकिन होगी? कानून मौजूद है, अमल दरामद नहीं हो रहा है। खामियां कहाँ कहाँ हैं, ये एदाद शुमार इस जानिब तवज्जो दिला रहे हैं कि सरेआम सज़ा का मामला जो है उससे चीज़ें नहीं हल हो जाएंगी, उससे मसला नहीं हल होगा, बल्कि रेप केसेस के मुजरिमान की गिरफ्तारी और सज़ा को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि बेशतर केसेस रिपोर्ट नहीं होते, जो हो जाते हैं उनमें बहुत से केसेस में गिरफ्तारियाँ और सज़ाएँ नहीं होती। इस सारे मामले में पुलिस के निज़ाम को, जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर कमीशन के लगाए गए इल्जामात की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुश्तरका तहकीकाती टीम, जिसमें FIA और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अहलकार हैं, उस टीम ने हफ्ते को जहांगीर तरीन को लाहौर में FIA के दफ्तर में तलब कर लिया है। जहांगीर तरीन को जारी किए गए नोटिस में उन्हें तमाम जरूरी दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की गई है। साथ ही बताया गया है कि अगर जहांगीर तरीन नोटिस के मुताबिक पेश नहीं होते तो ये समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जुमे को जहांगीर तरीन के बेटे अली खान तरीन को भी तलब कर लिया है। तहकीकाती टीम जहांगीर खान तरीन के खिलाफ 4 बड़े इल्जामात की तहकीकात कर रही है, जिसके तहत जहांगीर तरीन पर 15 अरब रुपए से जायद के कॉर्पोरेट फ्रॉड का इल्जाम है। ये इल्जाम शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लगाए थे और अब हुकूमत की हिदायत पर मुश्तरका तहकीकाती टीम इसकी तहकीकात कर रही है। जहांगीर तरीन को भेजे गए नोटिस के मुताबिक जहांगीर तरीन से JDW के जरिए अपने ही खानदान की मिल्कियत की कंपनी JKT फार्मिंग सिस्टम्स लिमिटेड के असासे खरीदने के हवाले से तफसीलात तलब की हैं। इस इल्जाम के हवाले से शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि जहांगीर खान तरीन की कंपनी JDW ने 3 अरब 10 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट फ्रॉड किया है। जहांगीर तरीन ने अपनी कंपनी JDW के जरिए 2013 में अपने ही खानदान की मिल्कियत की कंपनी JKT फार्मिंग सिस्टम्स लिमिटेड के असासे खरीदे, जिनकी मालियत का तयन खरीदारी से पहले दस्तावेजात में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। लेकिन 2014 की ऑडिट रिपोर्ट में इस कंपनी को 2 करोड़ रुपए के खसारे में जाहिर किया गया। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अपनी ही कंपनी की कीमत बढ़ा चढ़ाकर लगाई और फिर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी से उसकी अदायगी कराई, यानी शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाया गया और उनसे छुपाया गया। इसके अलावा जहांगीर तरीन को भेजे गए नोटिस के मुताबिक उनसे JDW की एक गैर फाल कंपनी फारूकी पल्प लिमिटेड में 3 अरब 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के हवाले से वजाहत तलब की गई है। इस हवाले से शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जहांगीर तरीन की कंपनी JDW ने गैर फाल कंपनी फारूकी पल्प लिमिटेड में अपने शेयर होल्डर्स को बताए बगैर सरमायाकारी की, जिसके नतीजे में JDW को करोड़ों का नुकसान भी हुआ। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक इस फारूकी पल्प लिमिटेड में जहांगीर तरीन के अपने, उनके बेटे और उनके साथियों के शेयर्स हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन को CIT के भेजे गए नोटिस के मुताबिक उनसे अपने मुलाजिम के जरिए एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी से 2.5 अरब रुपए का कैश निकलवाने से मुताल्लिक वजाहत तलब की गई है। इस इल्जाम के हवाले से शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जब JDW की कैश ट्रांजैक्शंस का जायजा लिया गया तो पता चला कि 2017 से लेकर 2020 तक कंपनी के एक मुलाजिम आमिर वारिस ने कंपनी के मुख्तलिफ अकाउंट से 2.5 अरब रुपए कैश निकलवाए।
इस हवाले से जब कंपनी की इंतजामिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पैसे मामूल की सरगर्मियों के हवाले से निकलवाए गए हैं, जबकि किसी भी ट्रांजैक्शन के हवाले से वाज़ेह तफसीलात नहीं दी गई। इसके अलावा मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से जहांगीर तरीन को भेजे गए नोटिस में उनसे JDW की जानिब से डहर की शुगर मिल को मुंतकिल किए गए 7 अरब रुपए की तहकीकात भी फराहम करने का कहा गया है। इस हवाले से शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि JDW की तरफ से 7 अरब रुपए की डहर की शुगर मिल को मुंतकली है, जिसका जिक्र फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं किया गया है और ना ही कोई वजाहत पेश की गई है। शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन पर कॉर्पोरेट फ्रॉड के इल्जामात लगाए थे, जिनकी तहकीकात के लिए हुकूमत ने FIA और SCCP पर मुश्तमिल टीम जुलाई में कायम की थी और तहकीकाती टीम को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 90 दिन का वक्त दिया था। अब इस टीम ने जहांगीर तरीन को तलब किया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं और जहांगीर तरीन क्या कह रहे हैं, वो पेश होंगे या नहीं होंगे, नुमाइंदा खुसूसी जाहिद किशकोरी ने इस हवाले से तहकीकात की हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन को कॉर्पोरेट फ्रॉड के सिलसिले में तलब किया है। नुमाइंदा खुसूसी जाहिद किशकोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, आपकी जहांगीर तरीन से बात हुई है, उनका क्या वर्जन है, वो वापस आएंगे, पेश होंगे या नहीं होंगे? साथ ही जो मजीद शुगर मिल्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई और तहकीकात हो रही है? शाहजेब, बिल्कुल जहांगीर तरीन के ये बताना है कि ये जो कॉर्पोरेट फ्रॉड की बात हो रही है ये बिल्कुल झूठ है। तमाम ऑडिट जो करवाए गए थे इस कंपनी के, इसके अलावा वो तमाम जो फ्रॉड है बताया जा रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये एक जेन्युइन लॉस था जो कि किसी भी बिजनेस में हो सकता है। बाकी इस केस में एक और पेशरफ्त है, वो मैं आपको बताता चलूँ। अल अरेबिया शुगर मिल में उसके कुछ लोगों को बुलाया गया था और बहुत जल्द जो हमारे सोर्सेज का बताना है उनके डायरेक्टर्स को, जो कि हमजा शहबाज शरीफ हैं, उनको भी 25 सितंबर के बाद समन किया जाएगा इस मुश्तरका तहकीकाती टीम की तरफ से, क्योंकि टीम को जो हमारे ज़राए बताते हैं 1 अरब 60 करोड़ रुपए की एक कॉर्पोरेट क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ शवाहिद ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से इस शुगर मिल ने ये पैसा ट्रांसफ़र किया है रमज़ान शुगर मिल को। इसके अलावा 3 और एंटिटीज थी जो कि माली गोशवारों में शो नहीं किया गया है। इसके अलावा एक और तीसरी पेशरफ्त है, वो ये है कि अलायंस शुगर मिल, उसमें 2 अरब 25 करोड़ रुपए की एक सरमायाकारी सामने आई है। इस मुश्तरका तहकीकाती टीम ने कुछ ऐसे शवाहिद हासिल किए हैं जो हमें ज़राए बताते हैं। ये अलायंस शुगर मिल वफाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वज़ीर हैं, उनके ख़ानदान की है, खुसरो बख्तियार के ख़ानदान की मलकियत है। इसमें भी तहकीकात आगे बढ़ी हैं। तो इस तरह से ये 3 बड़े पहलू हैं जिन पे बड़ी पेशरफ्त है। जिस तरह जहांगीर खान तरीन और उनके बेटे को तलब किया गया है, आने वाले दिनों में इन 2 बड़ी शुगर मिल के डायरेक्टर्स को भी तलब किया जाएगा। और जहांगीर तरीन से जब आपने पेश होने के हवाले से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जी, मैंने उससे ये भी पूछा था कि क्या वो पेश होंगे, क्योंकि ये नोटिस में बताया गया है कि वो इन पर्सन पेश हों, दोनों बाप बेटा, जुमे और हफ्ते को। इस पर उन्होंने कोई अभी तक जवाब नहीं दिया है। बहुत शुक्रिया। किशोरी हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं कि इस मामले में तहकीकात किस हद तक आगे बढ़ती है। जा दीजिए। अल्लाह।